Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss increasing and decreasing function of the chapter application of derivative. तो बेटा इसकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि हर एक्सरसाइज में से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कब तो ये इंक्रीजिंग होगा, कब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, सिमिलरली कब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, या कब इस फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने टेंजेंट नॉर्मल खत्म कर लिया था और मैं उम्मीद करता हूं कि उस पर भी हमने 3 वीडियो लेक्चर बनाए थे, आपने वो सारा काम कर लिया होगा। और इसके बाद हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ऊपर आए हैं। तो देखो बेटा, जैसे कि टॉपिक से क्लियर है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? जब कोई चीज बढ़ती जाए। डिक्रीजिंग घट रही हो, कैसे कम हो रही हो या कैसे बढ़ रही हो, जरा समझते हैं। आपने बेटा याद होगा 11th क्लास में आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा, क्या? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। याद करो, ये आपने बेटा एक तरह से पैराबोला में भी पढ़ा होगा। ये पैराबोला की इक्वेशन है। कैसे पैराबोला की इक्वेशन बताइए, किसके सिमेट्रिक है, क्या कर्व बनेगा? अगर आपने ध्यान से बनाया हो कर्व, तो इसका कर्व बेटा कुछ इस तरह से बनता है। किसके सिमेट्रिक होगा? ये y के। सिमेट्रिक का मतलब समझते हैं? सिमेट्रिक का मतलब है बेटा कि अगर हम इस y एक्सिस को, ये x एक्सिस है आपका और ये क्या है? y एक्सिस। अगर इस y एक्सिस को मैं मिरर इमेज लूं, यहां पे देखूं, तो जो पोर्शन आपको इधर नजर आएगा वही पोर्शन तुम्हें इधर नजर आएगा। तो यहां पे मैंने आपके लिए इंक्रीजिंग भी फंक्शन ले लिया और डिक्रीजिंग भी। जरा देखिए कैसे इंक्रीजिंग और कैसे डिक्रीजिंग है। बेटा एक टेबल बना लेते हैं, इसकी ध्यान से समझिए। तो टेबल क्या बना लेते हैं? देखो, कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं, कुछ पॉजिटिव ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि ये x है आपका और ये y है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, स्टार्टिंग में इसको x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। तो बताइए जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो बेटा y की वैल्यू कितनी आएगी? भाई ऑब्वियस सी बात है, 0 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी। चलो ये 0 आ गया। अब बताइए अगर x को 1 ले लो तो x 1 ले लेंगे तो भाई y की वैल्यू कितनी हुई? 1 का स्क्वायर, मतलब कितनी आ गई? 1। 2 लेंगे तो 4, 3 लेंगे तो 9 और 4 लेंगे तो 16। ऐसे तो ये चलता रहेगा। सिमिलरली अगर हम यहां देखें तो -1 अगर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़े, 0 से इधर जाएं हम x की नेगेटिव में, तो देखो बेटा ध्यान से क्या हो रहा है, -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। -2 लेंगे तो क्या होगा? -2 का स्क्वायर 4 होगा। -3 लेंगे तो क्या होगा? 9 होगा। भाई नेगेटिव का भी तो स्क्वायर प्लस ही होता है। चलो -1 ले लिया, -2 ले लिया, -3 ले लिया एंड सोन। ये आपका कहां तक जाएगा? माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। यहां पे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, एंड सोन। ठीक है बेटा, ये आपके पास किसकी वैल्यूज हो गई? ये y की हो जाएंगी और ये आपके पास वैल्यू किसकी होगी? x की होगी। अब आप जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। अगर मैं इधर लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊं, ठीक है, तो सबसे पहले आप ओरिजिन से इधर देखिए, ओरिजिन से इस तरफ वाले इस कर्व को देखिए, इस पूरे कर्व को। तो इस कर्व में क्या हो रहा है बेटा? ध्यान से देखो कि जैसे ही मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, देखो ये x की वैल्यू 1 थी, यहां x की वैल्यू 2 हो गई। तो देखो जरा, मान लिया 1 के ऊपर, देखो जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी है? 1 है, ये आ गई। अब देखो जब x की वैल्यू 2 हुई तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई, मतलब फंक्शन की वैल्यू 4 हो गई।
तो 2 के ऊपर कितनी होगी y की वैल्यू 4 हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, जब x की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू 1 से 2 हो गई तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। कितनी हो गई 1 से 4 हो गई। मतलब ये हुआ कि जब x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में बात आई। आगे देखिए, यहां पे x की वैल्यू 2 है, 2 के ऊपर y की वैल्यू 4 है, और फिर 3 पे कितनी है 9 है। तो आपने क्या देखा, x बढ़ गया 2 से 3 तो y भी बढ़ गया 4 से 9। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। चलो इधर देखो लेफ्ट से राइट, यहां देखो -3 है x की वैल्यू, लेकिन y की वैल्यू कितनी है आपकी, लगभग ये क्या रहेगी 9 वैल्यू रहेगी, क्योंकि सेम ही तो आएगी। -3 के ऊपर 9 वैल्यू आ गई, देखो यहां पे -3 पे 9 हो गई। अच्छा, उसके बाद जैसे ही मैं इधर बढ़ रहा हूं तो x की वैल्यू बताओ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होगी ना बेटा उतनी ही बड़ी होगी। तो आप देखो -2 पे आ गए, लेकिन y की वैल्यू तो तुम्हारी 4 हो गई, ये तो तुम्हारा 4 आ जाएगा। इसी तरह से -1 के ऊपर तो 1 आ जाएगा। तो x तो बढ़ रहा है लेकिन y की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए ये कैसा ग्राफ हुआ, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, और इसको क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब सिंपल होगी बात क्या, कि अगर x के बढ़ाने से y की वैल्यू बढ़ जाए तब तो हो गया इंक्रीजिंग, और अगर x की वैल्यू बढ़ रही हो और y की वैल्यू कम हो रही हो, मतलब fx की वैल्यू कम हो रही हो, तो उसको क्या बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। चलो प्रॉपर डेफिनेशन से आपको और समझाते हैं कि एक्चुअल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, और देन उसके बाद क्या होगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा आपको, और मैथमेटिकली भी हम बताने का प्रयास करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। तो देखो, ए फंक्शन, सबसे पहले बात करते हैं ए फंक्शन y is equal to fx in an interval ab open। कोई भी फंक्शन होगा बेटा वो कोई इंटरवल में तो डिफाइन होगा ना, तो हमने इंटरवल क्या ले लिया a to b, ओपन है। तो फंक्शन y is equal to fx in an open interval is increasing function, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान से समझना, इफ इंक्रीजिंग फंक्शन कब कहूंगा, इफ x1 x2, इफ x1 लेस देन x2, मतलब कोई दो नंबर लिए मैंने x1 और x2, किसके अंदर से लिए, इसी इंटरवल के बीच में से लिए कोई भी दो नंबर, ठीक है। और मैंने क्या लिया कि पहला जो नंबर है वो दूसरे से क्या है कम है। तो इफ x1 लेस देन x2 इंप्लाइज f of x1 is less than or equal to f of x2 where for each x1 x2 belongs to AB open interval। मतलब क्या है, जब ये डिफाइंड AB ओपन के बीच में है तो जो आप x1 और x2 कोई भी सब इंटरवल लोगे तो वो बेटा दो पॉइंट लोगे तो वो इसके बीच के ही तो आएंगे। तो देखो क्या कहा है मैंने कि अगर x1 x2 से कम हो तो अगर फंक्शन की वैल्यू भी, मतलब इसको y भी कह सकते हो, y की जो वैल्यू है पहले वाली x1 पे और जो दूसरे वाली जो y की वैल्यू होगी उससे कम होना चाहिए, मतलब सेम ट्रेंड है। अगर x1 x2 से कम है तो f of x1 भी f of x2 के कम होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है। तो जरा इसके कर्व से समझाने का प्रयास करता हूं। देखो बेटा, ये आपके पास मान लेते हैं कि x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, एक कर्व ले लेते हैं, ठीक है। मान लिया हमारे पास ये कर्व है, तो इसको क्या नाम दूंगा,
y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू क्या नाम देंगे, एफ एक्स। अब इस कर्व को आप ध्यान से देखिए, इसको हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू ए, और इसको क्या ले लेते हैं लास्ट वाले को, जरा बताइए, x इज इक्वल टू बी। क्योंकि ये कहां से कहां तक डिफाइंड है, देखो मैंने खुद ही कहा a से b डिफाइंड है, और ये कोई दो पॉइंट मैंने बीच में ले लिए, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। तो देखो जरा ध्यान से, पहली बात तो x1 पॉइंट के ऊपर जो y की वैल्यू है, मतलब f ऑफ x1 जो आएगा, यही तो f ऑफ x1 आएगा यहां से यहां तक, मतलब ये f ऑफ x1 आ गया, ठीक है। और जब x2 लूंगा तो f ऑफ x2 कौन सा आएगा, ये f ऑफ x2 आ गया। इसका मतलब x1 और x2 के ऊपर दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, और वही तो हम कह रहे हैं कि एक तो f ऑफ x1 किसके इक्वल होगा, f ऑफ x2 के इक्वल होगा। इसके अलावा क्या है, आप ध्यान से देखिए, कोई भी इसके बीच में दो वैल्यू ले लीजिए। जैसे मान लिया मैंने यहां पे कोई वैल्यू ली, ये मान लिया 1 वैल्यू है, ठीक है, कितनी वैल्यू है 1, 1 के ऊपर कोई y की वैल्यू है, ठीक है बेटा। अब यहां पे मैंने थोड़ी y की इसकी वैल्यू बढ़ा दी, 1 से क्या कर दी, मान लिया मैंने 2 कर दी, 2 कर दी, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, मान लिया ये 4 हो गया। ये मान लिया आपके पास 1 था, 1 पे मान लिया ये 1 था, 2 करते ही मैंने 4 हो गया। भाई कुछ ना कुछ तो ज्यादा है ना। तो आपने क्या देखा, x की वैल्यू तो कहां से कहां तक बढ़ी, x की वैल्यू तो 1 से 2 तक बढ़ी, और y की वैल्यू कहां से बढ़ी, 1 से 4 हो गई। तो आप क्या देख रहे हैं, जब x की वैल्यू इंक्रीज हुई तो क्या हो रहा है, y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब इसको कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन को ध्यान से समझना, एक तो बेटा इक्वल होगी एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल, और एक इससे लेस होगी। अच्छा, एक कंडीशन और भी बना सकते हो, क्या, कि अगर मैं कहूं x1 अगर x2 से ग्रेटर है, क्या कहा मैंने, x1 x2 से ग्रेटर है, तो दैट इंप्लाइज f of x1 must be greater than equal to f of x2 for each x1 x2 belongs to a b open। तो मतलब एक ही तो हुआ भाई, अगर x1 x2 से कम है तो f of x1 भी कम होना चाहिए, और अगर x1 x2 से ग्रेटर है तो f of x1 भी f of x2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है। आप एक कोई भी इसको ले लीजिए, जनरली इसको लेके हम क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। तो ये तो बात होगी बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन की। अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो जरा देखिए वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है। तो उसके अंदर क्या होगा, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, और वो क्या चेंज आएगा उसको समझने की कोशिश करिए। तो देखो फंक्शन में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इन इज डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, ठीक है, इज सेड टू बी ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इन एन इंटरवल ए बी इज स्ट्रिक्टली क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन, इफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इफ, अब देखिए इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहेंगे, इफ x1 इज लेस देन x2, मतलब कोई दो नंबर ले लिए x1 और x2, और x1 x2 से कम है, इंप्लाइज f ऑफ x1 है वो भी क्या होना चाहिए, f ऑफ x2 से कम होना चाहिए, और x1 x2 बिलोंग्स टू क्या, ए बी ओपन इंटरवल। मतलब आप देखिए उसमें और इसमें, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या डिफरेंस आया, जरा बता सकते हो। सिंपल डिफरेंस है, वहां पे इक्वल भी था, याद करो, फंक्शन एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल भी था, लेकिन यहां पे इक्वल नहीं होगा, ये याद रखना। तो इंक्रीजिंग में तो जनरली क्लोज इंटरवल आ सकता है, लेकिन यहां पे ओपन ही रहेगा, याद रखना। बात करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो देखो अगर x1 x2 लेस है तो f x2 से लेस है, तो f ऑफ x1 क्या होना चाहिए, f ऑफ x2 से लेस होना चाहिए। चलो इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, डायग्राम से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बेटा मेरे पास कोई ये कर्व है, तो आप इस कर्व को ध्यान से देखिए, इसको अगर आगे एक्सटेंड करूं मैं,
ये एक्स एक्सिस है आपका और ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो ये मेरा आ गया x इज इक्वल टू ए आ गया और ये आ गया मान लिया पॉइंट x इज इक्वल टू बी। तो अब इस पूरे कर्व के बीच में आप कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, जैसे मैंने यहां ले लिया यहां ले लिया, तो आप बताइए यहां पे x1 है यहां पे x2 है, इन दोनों के बीच में है, तो आप क्या देख रहे हो, x1 है वो x2 से कम है। बताओ x1 x2 से कम है कि नहीं है भाई, x2 तो बड़ी वैल्यू है। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे बेटा तो ये तुम्हारी क्या वैल्यू आई, ये तो तुम्हारी एफ ऑफ x1 आई और ये वैल्यू क्या आई तुम्हारी, ये एफ ऑफ x2 आई। तो आप क्या देख रहे हैं, एफ ऑफ x1 भी एफ ऑफ x2 से कम है, मतलब इंप्लाइज एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2। तो मैं कहूंगा ये कैसा फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और देखो इक्वल कहीं भी हो नहीं सकती, इस पूरे कर्व में कहीं भी ऐसे दो पॉइंट नहीं है x1 और x2 जहां पे एफ ऑफ x1 किसके इक्वल हो जाए, एफ ऑफ x2 के इक्वल हो जाए। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, इंक्रीजिंग के अंदर इक्वल भी होता है यहां पे और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल नहीं होगा। चलो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की। ठीक है, अब डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी वो एक बार आप समझ लीजिए। तो देखो वही फंक्शन है तुम्हारा बेटा, y इज इक्वल टू ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इन एन इंटरवल ए बी इज क्या बोलूंगा इसको, इज डिक्रीजिंग फंक्शन इफ क्या होगा, इस बार उल्टा होगा। कैसे, इफ x1 इज लेस देन x2, x1 x2 कोई भी इस इंटरवल के बीच में दो वैल्यू ले ली, तो इफ x1 इज लेस देन x2 इंप्लाइज f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2 वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी इंटरवल। मतलब देखो बेटा ध्यान से, इस बार उल्टा हो गया, x1 तो x2 से कम है, मतलब ये वैल्यू तो बढ़ रही है, x2 ज्यादा है, लेकिन यहां पे पहले वाली जो वैल्यू y की वैल्यू है ना वो दूसरे वाली से बड़ी भी है और बराबर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम डायग्राम से समझने का प्रयास करें तो जरा देखो कैसे हम इसको समझ सकते हैं। ये x है ये y है, ठीक है, तो इसको हम इस वे से समझ सकते हैं। देखो ये ले लिया मैंने करो, तो ये किस किस के बीच में है, ये पॉइंट ले लेते हैं x इज इक्वल टू ए और ये लास्ट वाला पॉइंट क्या ले लेते हैं, x इज इक्वल टू बी। और ये कोई तुम्हारे दो पॉइंट हो गए, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। ठीक है, तो अब आप बताइए जरा इसके अंदर क्या होगा, x1 और x2 के अंदर। देखो x1 और x2 के ऊपर y की वैल्यू सेम है, देखो यहां पे भी f ऑफ x1 आएगी और x2 के ऊपर ये तुम्हारी क्या होगी, f ऑफ x2 होगी और ये तुम्हारी होगी f ऑफ x1। तो आप क्या देख रहे हो, x1 और x2 पॉइंट के ऊपर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल हैं, तो इक्वल वाली बात हो गई। दूसरा देखो ध्यान से, इस पूरे कर्व के अंदर जैसे यहीं पे मैं कोई दो पॉइंट ले लेता हूं, मान लिया ये कोई दो पॉइंट है, मान लिया ये वैल्यू 1 है, मान लिया x की वैल्यू कितनी ले ली मैंने 1, x की वैल्यू 1 ली, तो ये मान लिया f ऑफ x की वैल्यू मान लिया 10 है, सपोज करो कोई भी फंक्शन है, और फिर मैंने यहां पे x की वैल्यू 2 कर दी, तो देखो ये कहीं ना कहीं कम हो गई f ऑफ x की वैल्यू, मान लिया 8 कर देता हूं, तो आप देखो बेटा क्या हो रहा है, x की वैल्यू तो 1 से 2 हो गई, मतलब x की वैल्यू तो बढ़ रही है। देखो ना यहाँ पे x1 लेस देन x2 है, मतलब x2 ज्यादा है, लेकिन y को अगर ध्यान से देखो तो पहले f ऑफ x की वैल्यू 10 थी और बाद में 8 हो गई, मतलब ये तो बढ़ रहा है लेकिन ये वैल्यू कम हो रही है। तो आप समझ गए होंगे, ये तो फिजिक्स में जैसे पढ़ते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसी बात हो गई, मतलब उसमें तो डायरेक्टली था इंक्रीजिंग में, और इसके अंदर डिक्रीजिंग में क्या हो गया, इनवर्सली हो गया, मतलब x तो बढ़ा रहे हो लेकिन f ऑफ x की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है बेटा, तो यहां पे इक्वल भी आएगा, तब हम क्या कहेंगे इसको, इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। चलो बात करते हैं अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करते हैं। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा,
जरा एक बार उसकी भी डेफिनेशन बना लेते हैं, तो देखो वो क्या होगा। ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इन एन इंटरवल ए बी इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इफ x1 लेस देन x2। x1 अगर x2 से कम है तो f ऑफ x1 है ना, वो ग्रेटर देन f ऑफ x2 होना चाहिए फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। समझ में आ गया होगा, वही इक्वल वाली तुम्हारी कंडीशन यहां से हट गई। अच्छा, मैं आपको ज्यादा इसको लेंदी नहीं करना चाहता, अदरवाइज इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका भी है, वो क्या कि भाई अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो इंप्लाइज क्या होगा, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। मतलब आपका उल्टा होगा, यहां से रिवर्स होगा कि अगर x1 x2 से बड़ा है तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 से छोटा होगा। या क्या हो रहा है, x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा होगा। तो मतलब आप किसी से भी कर सकते हो। तो अब ये क्या बन गया, जैसे मैंने इक्वल की कंडीशन हटा दी यहां से, तो ये बन गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बन गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को भी अगर ग्राफिकली से मैं समझाने का प्रयास करूं, ग्राफ से समझाने का प्रयास करूं, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे करेंगे हम, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ आ गया, ये आप कर सकते हो। जरा देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, जरा बताइए। x की वैल्यू ये मान लेता हूं x इज इक्वल टू a है तुम्हारा, ये मान लेता हूं तुम्हारा x इज इक्वल टू b है। आप ध्यान से देखो, यहां से जैसे ही आप x की वैल्यू, जैसे मान लेता हूं यहां पे 2 है तो y की वैल्यू मान लिया f ऑफ x की वैल्यू 6 है। जैसे ही 3 किया, मान ले इसकी वैल्यू 4 हो गई, तो आप क्या देख रहे हो, x की वैल्यू तो बढ़ रही है, कहां से कहां तक बढ़ी, 2 to 3 बढ़ी, लेकिन f ऑफ x की वैल्यू क्या हो रही है, देखो 2 पे तो 6 थी, 2 पे तो कितनी थी, 6 थी, और 3 के ऊपर कितनी है, 4 है। तो आपने क्या देखा कि x तो बढ़ रहा है लेकिन y की वैल्यू या fx की वैल्यू कम हो रही है। तो मैं इसको क्या कहूंगा, कैसा फंक्शन हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। इक्वल वाली कंडीशन नहीं है, ध्यान रखना, अगर इक्वल आ जाता यहां पे तब मैं इसको क्या कहता, तब मैं इसको कहता डिक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल है बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बेटा दो चीज क्लियर हो गई होंगी। क्या, एक तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, और दूसरा आपको क्या क्लियर कर दिया मैंने कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है और दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है। अब एक टॉपिक आप पढ़ेंगे वो है, आप चलो उससे एक नेक्स्ट टॉपिक बताऊं, इससे पहले एक और फंक्शन लेता हूं। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है बेटा, आपने नाम सुना होगा y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ भी आपने ड्रॉ किया होगा। क्या ग्राफ होता है जरा मुझे बताइए, साइन एक्स का आपने काफी बार ग्राफ पढ़ा होगा भाई, ऐसा ग्राफ बनता है, आप सबको पता ही है ना। चलो और ले लेते, कितना ही बढ़ा लो इसको, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, इस ग्राफ को क्या बोलूंगा मैं, इस ग्राफ को मैं इंक्रीजिंग कहूं या डिक्रीजिंग कहूं, क्या कहूं, तो जरा आप ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक आपको याद होगा π/2 के ऊपर साइन की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से 0 से लेके और π/2 के बीच में जैसे जैसे x को बढ़ा रहा हूं तो y की वैल्यू या fx की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो क्या हुआ, ये यहां से यहां तक तो इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, यहां से फिर क्या हो रहा है, ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। बताओ है कि नहीं है, अरे भाई आप x की वैल्यू तो बढ़ाते जा रहे हो, x की वैल्यू तो बढ़ा रहे हो, लेकिन y की वैल्यू तो कम हो रही है, डिक्रीजिंग हो गया। फिर देखो x की वैल्यू तो आप बढ़ा रहे हो लेकिन y की वैल्यू तो आपकी कम ही हो रही है। अगेन अब x बढ़ा रहे हो, y भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, देन फिर घटना स्टार्ट हो गया, डिक्रीज होना। तो आप क्या देख रहे हो, कहीं पे तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहीं पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसको मैं ओवरऑल क्या कहूंगा, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग
nor decreasing फंक्शन। मैं एक ही बात बोलूंगा कि ये ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह में ऐसा कोई क्वेश्चन जो कुछ इंटरवल में तो इंक्रीजिंग आए कुछ में डिक्रीजिंग आ जाए तो हम कहेंगे इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है। और अब इसके कॉन्सेप्ट में एक लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं हम, वो आता है मोनोटोनिक फंक्शन। तो व्हाट इज मोनोटोनिक फंक्शन? देखो बेटा बहुत आसान है। ए फंक्शन f(x) in a interval a to b open is said to be monotonic function if it is either increasing or decreasing in that interval। मतलब सिंपल बात है कि ऐसा फंक्शन जो या तो इंक्रीजिंग ही हो किसी इंटरवल में, जो भी ए से बी के बीच में, मतलब पूरे के अंदर इंक्रीजिंग ही हो, और या पूरे इंटरवल के दौरान क्या हो, डिक्रीजिंग ही हो, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक फंक्शन। मोनो मीन्स एक जैसा, मोनो मतलब या तो इंक्रीज ही हो रहा है और या डिक्रीज ही हो रहा है। जैसे मैं बात करूं कि मैंने ये ग्राफ लिया, आपका ये कर्व है आपका, तो ये कर्व कैसा है, मोनोटोनिक कर्व है। देखो यहां से लेके यहां तक, जहां तक ये डिफाइन है कर्व, आप क्या देख रहे हो बेटा, x की वैल्यू अगर हम बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है, तो ये कैसा हो गया, मोनोटोनिक फंक्शन हो गया। तो जरूरी नहीं है कि इंक्रीजिंग को ही मोनोटोनिक कहेंगे, अगर उस पर्टिकुलर इंटरवल में a से b के बीच में कोई फंक्शन डिक्रीजिंग भी है तो भी मैं उसको बोलूंगा मोनोटोनिक फंक्शन। तो बेटा ये यहां पे आपका इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया है, और अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, किसके ऊपर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन।